आपको याद है बचपन में रात को सोते समय हमें कहानियां हो सुनाई जाती थीं? बहादुर राजकुमारों की, खूबसूरत राजकुमारियों की और बात करने वाले जानवरों की कहानियां। कितना सुकून भरा पल होता था, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इन प्यारी दिखने वाली कहानियों के पीछे असली थ्रिलर और गहरे सामाजिक ड्रामा छिपे हैं। आज हम बच्चों की इन कहानियों के पर्दे के पीछे झांकेंगे और 20 ऐसे छिपे हुए मतलबों को उजागर करेंगे जिन्हें जानकर आपको वाकई हैरानी होगी और आप शायद थोड़ा असहज भी महसूस करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप कोलोबॉक को फिर कभी पहले वाली नजरों से नहीं देख पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कहानियां आई कहां से। दरअसल ये कहानियां शुरू में बच्चों के लिए बनी ही नहीं थीं। ये वयस्कों के लिए सुनाई जाने वाली मौखिक कथाएं थीं, जो मध्यकालीन युग के फोल्कलोर स्टैंड अप जैसी थी। ये कहानियां चेतावनी का काम करती थी और जीवन की कठोर सच्चाइयों को बयान करती थी, जैसे भूख, बीमारियां, युद्ध और समाज की क्रूरता। ब्रदर्स ग्रिम, जिन्हें हम सीधे साधे कहानीकार के तौर पर जानते हैं, वे असल में भाषाविद और लोक कथाइयों इकट्ठा करने वाले थे। उन्होंने लोक कथाओं को वैसे ही दर्ज किया, बिना ज्यादा मिर्च मसाला लगाए, और फिर सदियों बाद इन कहानियों को बच्चों के लिए बदला गया, उनमें से सबसे भयानक हिस्सों को हटाकर। लेकिन इनका असली मतलब आज भी कहीं ना कहीं छिपा है और आज हम उसे उजागर करेंगे। तो आइए बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसे हर कोई जानता है, लिटिल रेड राइडिंग हुड। पहली नजर में यह एक प्यारी सी कहानी लगती है, एक छोटी बच्ची की जो अपनी बीमार दादी के लिए पकवान ले जा रही होती है। लेकिन असल में यह सबसे डरावनी और सीधी चेतावनी देने वाली कहानियों में से एक है। आइए विस्तार से समझते हैं। टोपी का रंग लाल ही क्यों था? यह रंग कोई इत्तेफाक नहीं था। उस समय की यूरोपीय संस्कृति में लाल रंग पाप, वासना और जागृत होती नारी यौनता का प्रतीक था। लड़की किशोरावस्था में कदम रख रही थी और यह चमकीला रंग उसे सबके सामने उजागर करता है, उसे संभावित शिकार के रूप में दर्शाता है। भेड़िया खुद, जाहिर है, सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं है। यह एक शिकारी पुरुष, एक बहकाने वाले का रूपक है। ध्यान दें, वह तुरंत हमला नहीं करता। वह उससे बातें करता है, वह मोहक होता है, वह जानकारी हासिल करता है। दादी की बिस्तर में लेटे हुए उसके प्रसिद्ध सवाल, तुम्हारे कान इतने बड़े क्यों हैं और तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? यह एक दुर्व्यवहार करने वाले अब्यूजर की एक क्लासिक चाल है, जो धीरे धीरे दूरी कम करता है और शिकार की सतर्कता को खत्म कर देता है। चार्ल्स पैरो द्वारा दर्ज की गई कहानी के सबसे शुरुआती संस्करण में कोई लकड़हारा नहीं था, बिल्कुल नहीं। भेड़िया दादी को खा जाता है और फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड को भी। कहानी यहीं खत्म। नैतिक शिक्षा एकदम स्पष्ट थी। युवा लड़कियों को अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, वरना परिणाम घातक होंगे। यह एक क्रूर सबक था, न कि बच्चों की कहानी। तो चलिए सिंड्रेला की बात करते हैं। हम डिज्नी के उस संस्करण से परिचित हैं जहां एक अच्छी परी गॉड मदर और एक कांच की जूती होती है। लेकिन ब्रदर्स ग्रिम के संस्करण में यह कहानी ईर्ष्या और आत्महानिकारक घटनाओं का एक सच्चा थ्रिलर बन जाती है। तो जब राजकुमार जूती लेकर आता है, वह सौतेली बहनों में से किसी के पैर में नहीं आती। और उनकी मां क्या करती है? वह अपनी बड़ी बेटी को एक चाकू देती है और कहती है, अपनी उंगली काट लो। जब तुम रानी बनोगी तो तुम्हें पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़की मान जाती है, अपनी उंगली काट लेती है, जूती पहन लेती है और राजकुमार के साथ चली जाती है। लेकिन रास्ते में पेड़ पर बैठे कबूतर राजकुमार से कहते हैं कि जूती खून से लथपथ है। धोखाधड़ी पकड़ी जाती है। राजकुमार वापस लौटता है और अब दूसरी बहन की बारी आती है। उसे भी जूती छोटी पड़ती है। मां उसे फिर से चाकू देती है, लेकिन इस बार सलाह देती है कि एड़ी का एक टुकड़ा काट ले। और फिर से राजकुमार को धोखा देकर वह महल की ओर निकल पड़ती है और फिर से पक्षी उसका राज खोल देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी का अंत शुद्ध बदले की भावना से भरा है। सिंड्रेला की शादी में
वही कबूतर आते हैं और बहनों की आंखें फोड़ देते हैं। चर्च जाते समय हर एक की एक आंख फोड़ते हैं और वापस आते समय दूसरी आंख। अंत में वे अपनी बाकी की जिंदगी अंधी भिखारिनों के रूप में बिताती हैं। कोई माफी नहीं, बस क्रूर प्रतिशोध। स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में क्या ख्याल है? एक ऐसी कहानी जहां एक जादुई चुंबन 100 साल के श्राप को तोड़ देता है। यह वह रूप है जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन इसकी मूल इतालवी कहानी सूर्य, चंद्रमा और तालिया में चीजें बिल्कुल अलग थीं। सोती हुई लड़की को कोई प्यारा राजकुमार नहीं, बल्कि एक शादीशुदा राजा पाता है जो सिर्फ उन जंगलों में शिकार कर रहा था। वह उसे देखता है और उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसे चूमने या जगाने की जहमत नहीं उठाता। वह उसके साथ क्रूरता करता है, उसे महल में सोता छोड़ देता है और अपने राज्य लौट आता है। 9 महीने बाद वह अभी भी अपनी जादुई नींद में होती है और जुड़वां बच्चों को जन्म देती है। वह किसी चुंबन से नहीं जागती। वह तब होश में आती है जब उसके बच्चों में से एक स्तन की तलाश में गलती से उसकी उंगली अपने मुंह में ले लेता है और उसमें से चरखे की जहरीली फांस को चूस लेता है। जरा कल्पना कीजिए उसके सदमे की। 100 साल की नींद से जागना और अपने पास 2 बच्चों को पाना। लेकिन यह तो दुःस्वप्न की बस शुरुआत थी। राजा की ईर्ष्यालु पत्नी को राजकुमारी और उसके बच्चों के बारे में पता चलता है। वह रसोइये को बच्चों को मारने, उनसे पकवान बनाने और राजा को दोपहर के भोजन में परोसने का आदेश देती है। राजकुमारी को वह खुद दांव पर जला देने का फैसला करती है। आखिरकार राजा को सब पता चलता है। वह अपनी दुष्ट पत्नी को जला देता है और राजकुमारी से शादी कर लेता है। लेकिन मानिए, हिंसा और नरभक्षण के प्रयास की यह कहानी बिल्कुल भी ऐसी परिकथा नहीं है जिसे कोई रात में पढ़ना चाहेगा। अब बात करते हैं हैंसेल और ग्रेटेल की। 2 खोए हुए बच्चों की कहानी, जिन्हें जंगल में जिंजर ब्रेड और मिठाइयों से बना एक घर मिलता है। हमें सिखाया गया था कि यह कहानी चतुराई और बुराई पर विजय पाने के लिए एकजुट रहने के महत्व के बारे में है। लेकिन इस कहानी की असल पृष्ठभूमि किसी भी चुड़ैल से कहीं ज्यादा भयानक है। यह कहानी 14वीं सदी में यूरोप को घेरने वाले भयानक अकाल का सीधा प्रतिबिंब है। यह भयंकर फसल की बर्बादी का दौर था, जब हजारों की संख्या में लोग भूख से मर रहे थे। हताशा इस हद तक पहुंच चुकी थी कि वयस्कों को खुद को बचाने के लिए भयानक फैसले लेने पड़ रहे थे। बच्चों को जंगल में मौत के मुंह में छोड़ देना उन्हीं फैसलों में से एक था। तो हैंसेल और ग्रेटेल को घने जंगल में ले जाने वाला पिता कोई परियों की कहानी का खलनायक नहीं, बल्कि उस दौर के एक हताश इंसान का प्रतीक है। और चुड़ैल और उसका जिंजर ब्रेड घर, यह सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली रूपक है। जिंजर ब्रेड का घर एक झूठी उम्मीद, एक लालच का प्रतीक था। अकाल के दौरान कोई भी भोजन जीवन बचाने वाला लगता था, और बच्चों को मोटा करके खाने वाली चुड़ैल नरभक्षण का रूपक है। इतिहासकारों के अनुसार अकाल के सबसे काले दिनों में यह वास्तव में हुआ था। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए अकल्पनीय क्रूरता दिखाते हुए चुड़ैल को भट्टी में जला देते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो ऐसे संसार में अस्तित्व का संघर्ष दिखाती है, जहां करुणा के लिए कोई जगह नहीं, बल्कि केवल भूख और मौत है। तो आइए अब गहराई में डूबते हैं छोटी जलपरी की दुनिया में। डिज्नी की कहानी में हमने लाल बालों वाली एरियल को देखा जो गाती है, और आखिर में उसे पैर और राजकुमार दोनों मिल जाते हैं। लेकिन हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की मूल कहानी एक ऐसी त्रासदी है जो शारीरिक और मानसिक दर्द से भरी है। सबसे पहले, पैरों की कीमत सिर्फ उसकी आवाज से कहीं ज्यादा थी। समुद्री चुड़ैल ने जलपरी को आगाह किया था कि जमीन पर उसका हर कदम ऐसा महसूस होगा जैसे वह तेज धार वाले चाकुओं की नोक पर चल रही हो। जमीन पर उसका हर पल यातना से भरा था। वह राजकुमार के लिए नाचती थी, मुस्कुराती थी, जबकि उसके पैरों से खून बह रहा होता था। वह इस असहनीय दर्द को छुपाती थी। दूसरा, राजकुमार। उसने उसे कभी सच में प्यार नहीं किया। वह उसे एक प्यारे अनोखे जीव की तरह मानता था, जैसे कि कोई पालतू जानवर हो। वह उसे अपना ढूंढा हुआ बच्चा कहकर बुलाता था,
और अपने पैरों के पास तकिए पर सोने देता था। आखिर में उसने एक इंसानी राजकुमारी से शादी कर ली, जिसे उसने गलती से अपना उद्धारकर्ता मान लिया था। और अंत, जलपरी की बहनें उसके लिए एक खंजर लाती हैं, जिसे उन्होंने अपने बालों के बदले चुड़ैल से लिया था। खुद को बचाने और फिर से जलपरी बनने के लिए उसे राजकुमार को मारना था और अपने पैरों को उसके खून से धोना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। उसने खंजर को समुद्र में फेंक दिया और सुबह होते ही खुद पानी में कूद गई। उसका शरीर घुल गया और समुद्री झाग में बदल गया। कोई हमेशा खुशी खुशी रहने वाली बात नहीं थी, सिर्फ आत्म बलिदान, एक तरफा प्यार और अंतहीन दर्द। स्नो वाइट एंड 7 बौने। यह ऊपर से तो नेकी और बदी की एक आम जानी पहचानी कहानी लगती है, लेकिन अगर हम इसकी तह में जाए तो हमें औरतों की ईर्ष्या, आत्ममुग्धता, नार्सिसिज्म और बुढ़ापे के डर का एक गहरा मनोवैज्ञानिक ड्रामा देखने को मिलता है। इस कहानी की मुख्य खलनायिका सौतेली रानी है। उसकी यह सनक कि वो दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, महज एक परियों वाली कहानी का घमंड नहीं है। यह अत्यधिक आत्ममुग्धता के विकार का एक स्पष्ट उदाहरण है। उसकी आत्म छवि और आत्मविश्वास पूरी तरह से उसकी बाहरी सुंदरता की पुष्टि पर निर्भर करता है। और जब शीशा उसकी सौतेली बेटी का नाम लेता है, तो उसकी दुनिया बिखर जाती है। स्नो वाइट उसके लिए सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि उसकी ढलती जवानी की एक जीती जागती याद बन जाती है। और रानी की प्रतिक्रिया सिर्फ उसे बाहर निकालना नहीं, बल्कि उसे खत्म करना था। पहले वह एक शिकारी को लड़की को मारने और सबूत के तौर पर उसके फेफड़े और जिगर लाने का आदेश देती है। ये ब्रदर्स ग्रिम की कहानी के ऐसे विवरण हैं जिन्हें अक्सर छोड़ दिया जाता है। एक व्याख्या के अनुसार वह उन्हें खाने वाली थी, ताकि प्रतीकात्मक रूप से स्नो वाइट की जवानी और सुंदरता को सोख सके। हत्या की उसकी 3 कोशिशें, गला घोंटने वाली डोरी, जहरीला कंघा और अंत में सेब, उसकी पागलपन भरी सनक को दर्शाती है। और बौने, वे सिर्फ बचाने वाले नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक दुनिया के प्रतीक हैं, जो एक खूबसूरत औरत को तो पनाह दे सकती है, लेकिन सिर्फ एक गृहिणी के रूप में। वह खाना बनाती है, सफाई करती है, सिलाई करती है, जबकि वे काम करते हैं। यह कहानी जादू के बारे में उतनी नहीं है जितनी ईर्ष्या की विनाशकारी शक्ति और कठोर सामाजिक भूमिकाओं के बारे में है। अब बात कुछ ऐसी जो शायद उतनी साफ न हो। गोल्डिलॉक्स और 3 भालू। बचपन में यह कहानी एक बहुत जिज्ञासु लड़की की मजेदार कहानी लगती है, जो गलती से किसी और के घर में घुस गई। लेकिन असल में ये दूसरों की सीमाओं का उल्लंघन करने के गंभीर परिणामों के बारे में एक कड़ा सबक थी। इस कहानी के सबसे शुरुआती संस्करणों में मुख्य किरदार एक प्यारी सी बच्ची नहीं, बल्कि एक चालाक और बदसूरत बूढ़ी औरत थी। वह जानबूझकर भालुओं के घर में घुसती थी, ताकि उनके खाने और आराम का फायदा उठा सके। ये बच्चों की जिज्ञासा के बारे में नहीं, बल्कि चोरी और ढिठाई की कहानी थी। भालू जब घर लौटे और उन्होंने ये सब गड़बड़ देखी, तो वे हैरान नहीं, बल्कि अपने घर में दखलंदाजी से गुस्से में आग बबूला थे। उनके मशहूर वाक्य, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा था, मेरी कटोरी से किसने खाया था, ये सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि उनका बढ़ता गुस्सा था। और इसका अंजाम बिल्कुल भी नरम नहीं था। कुछ संस्करणों में भालू उस ढीठ बूढ़ी औरत को बस खा जाते हैं, दूसरों में वे उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और उसकी गर्दन टूट जाती है। और सबसे हल्के संस्करण में वह बस जंगल में भाग जाती है, लेकिन संदेश वही रहता है। किसी के निजी स्थान या घर में घुसपैठ बिना सजा के नहीं रहती। यह कहानी बच्चों की जिज्ञासा के बजाय निजी संपत्ति और व्यक्तिगत सीमाओं के सम्मान का पाठ सिखाती थी, और वो भी बहुत कठोर तरीके से। रम पेलेस्टल टस्किन, एक छोटे दुष्ट बौने की कहानी जो पुआल से सोना काट सकता है। लेकिन अगर हम जादू को हटा दें, तो ये कर्ज, गुलामी और ब्लैकमेल की एक बहुत ही यथार्थवादी और भयानक कहानी है। जरा सोचिए, एक जवान लड़की, मिल वाले की बेटी को एक पुआल से भरे कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसे मौत की धमकी दी जाती है अगर वह उसे सोने में नहीं बदल पाती। यह सिर्फ एक परी कथा की चुनौती नहीं है,
यह अत्यधिक निराशा और बेबसी की स्थिति है। और फिर मुक्तिदाता रम्पेलस्टिल टस्किन प्रकट होता है, लेकिन उसकी मदद निःस्वार्थ नहीं है। पहले वह हार लेता है, फिर अंगूठी। यह एक साहूकार जैसा है जो पहले छोटी मोटी कीमती चीजें ले लेता है, और जब लड़की के पास देने के लिए कुछ नहीं बचता तो वह भविष्य में उसकी सबसे कीमती चीज मांगता है, उसका पहला बच्चा। यह निराशा के क्षण में किया गया एक ऐसा समझौता है जिसकी शर्तें भयानक हैं। जब रानी अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ होती है तो वह उसे माफ नहीं करता। वह अपना हक लेने आता है, और बचने का एकमात्र तरीका न तो शक्ति है और न ही धन, बल्कि उसका नाम जानना है, यानी असल में उस पर अधिकार प्राप्त करना। ये कहानी एक भयावह चेतावनी है कि निराशाजनक सौदों के लिए भयानक कीमत चुकानी पड़ती है, और कर्ज, खासकर जो रहस्यमयी शक्तियों से लिए गए हों, वे आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और आखिर में रम्पेलस्टिल टस्किन गुस्से में खुद को दो टुकड़ों में फाड़ देता है। एक क्रूर लेनदार के लिए एक क्रूर अंत। हेमलन के चूहे पकड़ने वाले की कहानी दरअसल कोई परी कथा नहीं है, बल्कि ज्यादा संभावना है कि यह एक वास्तविक ऐतिहासिक त्रासदी का लोक साहित्यिक प्रतिबिंब है। कहानी तो आपको पता ही होगी। हेमलन शहर चूहों से छुटकारा पाने के लिए एक चूहे पकड़ने वाले को काम पर रखता है। वह अपना काम पूरा कर देता है, लेकिन नगर प्रशासन उसे भुगतान करने से मना कर देता है। बदले में चूहे पकड़ने वाला अपनी जादुई बांसुरी से शहर के सभी बच्चों को अपने साथ ले जाता है। यह एक डरावनी किंवदंती लगती है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे वास्तविक घटनाएं हो सकती हैं। इसकी कई संस्करण हैं। पहला और सबसे भयानक संस्करण महामारी से जुड़ा है। चूहे प्लेग जैसी बीमारियों के वाहक होते हैं। हो सकता है कि चूहे पकड़ने वाला ब्लैक डेथ, काली मौत का एक रूपक हो, जिसने बच्चों को शहर से ले लिया, यानी वे बस बीमारी से मर गए। जादुई बांसुरी अटल विनाश का प्रतीक है। दूसरा संस्करण बच्चों की भर्ती से संबंधित है। कुछ शोधकर्ता इस किंवदंती को तथाकथित बाल धर्म युद्ध, चिल्ड्रंस क्रूसेड्स से जोड़ते हैं। मध्यकाल में ऐसे कई मामले सामने आए थे जब कट्टरपंथी उपदेशक अपनी बातों से हजारों बच्चों और किशोरों को मोहित कर लेते थे और उन्हें पवित्र भूमि की ओर ले जाते थे। उनमें से ज्यादातर रास्ते में ही मर गए या गुलाम बनाकर बेच दिए गए। बांसुरी वाला चूहा पकड़ने वाला ऐसे ही एक भर्ती करने वाले का प्रतीक है। तीसरा संस्करण बड़े पैमाने पर हुए पलायन का है। हो सकता है कि गरीबी और भुखमरी के कारण युवाओं का एक बड़ा समूह बेहतर जीवन की तलाश में हेमलन छोड़कर पूर्वी देशों में उपनिवेश बसाने चला गया हो, और लोक स्मृति में यह घटना एक रहस्यमयी गुमशुदगी में बदल गई। किसी भी स्थिति में यह कहानी जादू के बारे में नहीं, बल्कि बच्चों की पूरी एक पीढ़ी के वास्तविक नुकसान के बारे में है। सुंदरी और दानव। इस कहानी में हम अक्सर आंतरिक सुंदरता और हर बाधा पर विजय पाने वाले प्यार की मिसाल देखते हैं, लेकिन अगर इसे मनोविज्ञान की नजर से देखें तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक क्लासिक उदाहरण बन जाती है। आइए इस पर गहराई से गौर करते हैं। कहानी की नायिका पेले एक महल में बंदी बन जाती है। दानव उसका अपहरण करता है। वह उसे कैद में रखता है और उसकी जिंदगी को नियंत्रित करता है। शुरुआत में पेले उससे डरती और नफरत करती है, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाने पर उसे अपने अपहरणकर्ता में कुछ सकारात्मक पहलू दिखने लगते हैं। वह उतना बुरा नहीं है। वह उसे एक लाइब्रेरी देता है। वह कभी कभी दयालु भी होता है। यही स्टॉकहोम सिंड्रोम है, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति जिसमें बंधक अपने हमलावर के प्रति सहानुभूति और यहां तक कि हमदर्दी महसूस करने लगता है। यह दिमाग का एक रक्षात्मक तंत्र है, असहनीय परिस्थितियों में जीवित रहने की एक कोशिश। इसके अलावा इस परिकथा की जड़ें उस समय की सामाजिक वास्तविकताओं में भी है, यानी तयशुदा शादियां। युवा लड़कियों की शादी अक्सर उनकी मर्जी के बिना अमीर, प्रभावशाली, लेकिन कभी कभी बूढ़े, बदसूरत या क्रूर पुरुषों से करवा दी जाती थी। ऐसे में दानव एक ऐसे अनचाहे लेकिन परिवार के लिए फायदेमंद दूल्हे का रूपक है।
और कहानी असल में लड़कियों को अपनी नियति स्वीकार करने और अपने दानव में आंतरिक सुंदरता खोजने, यानी उस व्यक्ति को अपनाने और प्यार करने की शिक्षा देती थी जिसके साथ उन्हें पूरी जिंदगी बितानी थी। यह कहानी प्यार से ज्यादा एक निर्मम पितृसत्तात्मक दुनिया में जीवित रहने और ढल जाने की है। जैका और जादुई सेम। बचपन में यह एक बेहद रोमांचक कहानी थी एक चालाक लड़के की जिसने एक बुरे राक्षस को हराया। लेकिन आइए जैक के कामों को नैतिकता और कानून की नजर से देखें। असल में जैक एक नाबालिग अपराधी है। वह दूसरे के घर में घुस जाता है। यह अवैध घुसपैठ है। वह राक्षस की संपत्ति चुराता है। सोने की थैली, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी और एक जादुई वीणा। यह बड़े पैमाने पर चोरी है। और अंत में वह क्या करता है? जब राक्षस अपनी संपत्ति वापस लेने की कोशिश करता है, जैक सेम का पौधा काट देता है और राक्षस नीचे गिरकर मर जाता है। यह हत्या है। इसके बावजूद यह कहानी जैक को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करती है। उसके कामों की निंदा नहीं की जाती, बल्कि इसके उलट वे उसे और उसकी मां को धन और खुशी दिलाते हैं। जैसे हमें यह बताया जाता है कि लक्ष्य साधनों को सही ठहराता है। अगर तुम गरीब हो और कोई अमीर है और साथ ही बड़ा और डरावना है, तो उसे लूटा और मारा जा सकता है। यह एक बहुत ही संदिग्ध नैतिकता है। यह कहानी चोरी, धोखाधड़ी और हत्या का महिमा मंडन करती है, अगर वे छोटे व्यक्ति द्वारा बड़े व्यक्ति के खिलाफ किए जाते हैं। असल में यह सामाजिक असमानता के कारण अपराध का औचित्य है। राक्षस को बेशक एक खलनायक के रूप में दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में वह एक डकैती का शिकार था जो बस अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहा था। और जैक एक भाग्यशाली चोर और हत्यारा है जिसे हमें नायक मानने के लिए कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारी अपनी जानी मानी लोक कथा सवरेवना ल्यागुश्का, मेंढक राजकुमारी की। हम इसे ऐसी कहानी के तौर पर याद करते हैं जहां यह दिखाया जाता है कि बाहरी रूप रंग धोखेबाज हो सकता है और एक साधारण से आवरण के पीछे एक खूबसूरत आत्मा छिपी हो सकती है। लेकिन इस कहानी का एक अहम पहलू जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है समझौते को तोड़ने और अधीरता के गंभीर परिणाम। याद कीजिए, इवान सारेविच एक मेंढक से शादी करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि रात में वह एक सुंदर और बुद्धिमान वासिलिसा बन जाती है। वह उससे थोड़ी देर इंतजार करने, बस 3 दिन और सब्र रखने के लिए कहती है। इतने समय में उसकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी और वह हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी। यही उनके साझा भविष्य की खुशी की शर्त थी। लेकिन इवान क्या करता है? वह इंतजार नहीं कर पाता। उस पर अधीरता हावी हो जाती है और शायद अपनी अनाकर्षक पत्नी के लिए शर्म भी। वह उसकी मेंढक वाली खाल ढूंढता है और उसे चूल्हे में जला देता है। उसे लगता है कि इस काम से वह प्रक्रिया तेज कर देगा और उसे हमेशा के लिए एक खूबसूरत इंसान बनाए रखेगा। लेकिन हकीकत में वह सब कुछ बर्बाद कर देता है। वह जादुई दुनिया के नियमों को तोड़ता है, अपने दिए हुए वचन को भंग करता है, भले ही वह चुपचाप धैर्य रखने का अलिखित वचन ही क्यों न रहा हो। इस हरकत से वह अपनी पत्नी को बचाता नहीं है, बल्कि उसे कोशई दमर के पास और भी भयानक कैद में धकेल देता है और खुद को अपनी गलती सुधारने के लिए लंबी और खतरनाक यात्राओं में फंसा देता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है। अधीरता और सब कुछ तुरंत पा लेने की चाहत तबाही ला सकती है और उन चीजों को बर्बाद कर सकती है जिनसे आप प्यार करते हैं। पीटर पैन, वो लड़का जो कभी बड़ा नहीं होना चाहता था। ये एक सपने जैसा लगता है ना? हमेशा खेलकूद, उड़ाने और जादुई नेवरलैंड में रोमांच। लेकिन अगर आप इसे करीब से देखें, तो ये कहानी जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा गहरी और उदास करने वाली है। नेवरलैंड, जिसे हम जादुई द्वीप मानते हैं, सिर्फ कल्पनाओं का संसार नहीं है। एक बहुत ही लोकप्रिय और कुछ हद तक डरावनी थ्योरी के मुताबिक यह मरे हुए बच्चों के लिए एक स्वर्ग का प्रतीक है। पीटर पैन एक दूत की तरह है जो बच्चों की आत्माओं को परलोक में ले जाता है। यही वजह है कि वे कभी बड़े नहीं होते। वे अब बड़े हो ही नहीं सकते। खोए हुए लड़के वो बच्चे हैं जो अपनी गाड़ियों से गिर गए थे, मतलब बचपन में ही मर गए,
और बिना किसी की परवाह के रह गए। वेंडी और उसके भाई इसका अपवाद है, क्योंकि पीटर उन्हें तब ले गया था जब वे सो रहे थे, यानी दुनियाओं के बीच की सीमा पर थे। अंत में वे वापस आ जाते हैं क्योंकि वे जाग जाते हैं। खुद पीटर पैन एक दुखद किरदार है। वह उन आम बच्चों से ईर्ष्या करता है जिनकी मां होती है और जो बड़े हो सकते हैं। उसका शाश्वत बचपन एक वरदान नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। वह हमेशा खेलने, अपने दोस्तों को हमेशा भूल जाने, जो चले जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, और हमेशा अकेला रहने के लिए अभिशप्त है। ये कहानी बचपन की खुशियों के बारे में नहीं, बल्कि बड़े होने के डर, अकेलेपन और शायद विक्टोरियन युग में बच्चों की मृत्यु दर की स्वीकृति के बारे में है, जब यह भयानक रूप से अधिक थी। पिनोकियो के रोमांच सुनते ही हमारे दिमाग में ज्यादातर डिज्नी का वह प्यारा लकड़ी का लड़का आता है जिसकी नाक झूठ बोलने से बढ़ जाती है। लेकिन कार्लो कोलोडी की असल किताब एक बिल्कुल अलग कहानी है। ये कहीं ज्यादा अंधेरी, कठोर और शिक्षाप्रद है। कोलोडी ने यह कहानी बच्चों की कोमल भावनाओं को ध्यान में रखकर नहीं लिखी थी। ये समाज पर एक गहरा व्यंग्य और कष्टों के माध्यम से पालन पोषण की एक क्रूर गाथा थी। किताब में पिनोकियो सिर्फ भोला नहीं, बल्कि स्वार्थी, आलसी और एहसान फरामोश लड़का है। वह अपने निर्माता गेपेटो से तुरंत भाग जाता है और उसी की वजह से बूढ़ा आदमी जेल चला जाता है। पिनोकियो के ये रोमांच हिंसा और क्रूरता से भरे हैं। बोलने वाला झिंगुर जो उसे एक समझदार सलाह देने की कोशिश करता है, उसे सिर्फ अनदेखा ही नहीं किया जाता। गुस्से में पिनोकियो उस पर एक लकड़ी का हथौड़ा फेंककर उसे वहीं मार डालता है। जी हाँ, किताब में वह अपनी ही अंतरात्मा को मार देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात है इसका मूल अंत। कोलोडी की पिनोकियो को इंसान बनाने की कोई योजना ही नहीं थी। उसकी कहानी 15वें अध्याय में ही खत्म हो जानी थी। डाकू, बिल्ली और लोमड़ी पिनोकियो को पकड़ते हैं, उसके सिक्के छीन लेते हैं और उसे एक ओक के पेड़ पर लटका देते हैं। लेखक ऐसे ही लिखते हैं, अब ये उसने महसूस किया कि उसकी सांसें टूट रही हैं और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, मुंह खोला, पैर फैला दिए और एक जोरदार झटके के साथ वह थम गया। यही अंत होना था, और केवल उस पत्रिका के संपादक के अनुरोध पर जहां यह कहानी छप रही थी। कोलोडी ने उसे बचाने और इंसान में बदलने के साथ एक अगली कड़ी लिखी, नीली दाढ़ी की कहानी। सच कहूं तो बच्चों की कहानी का मुखौटा पहने एक शुद्ध मध्यकालीन हॉरर थ्रिलर है। यह महज एक परी कथा नहीं, बल्कि एक असली प्रोटो स्लैशर है जिसे युवा पाठिकाओं में दहशत फैलाने के लिए बनाया गया था। मुख्य किरदार नीली दाढ़ी भयावह रूप वाला एक धनी कुलीन व्यक्ति है। वह एक युवा लड़की से शादी करता है, उसे पूरे महल की चाबियां देता है, लेकिन एकमात्र शर्त रखता है, तहखाने में उस छोटी सी कोठरी में कभी प्रवेश न करे। यह निषिद्ध फल का एक पारंपरिक विषय है जो मानवीय जिज्ञासा का फायदा उठाता है। जाहिर है लड़की खुद को रोक नहीं पाती। वह दरवाजा खोलती है और देखती है खून से लथपथ एक कमरा और दीवारों पर नीली दाढ़ी की सभी पिछली पत्नियों के शव लटके हुए हैं। वही एक सीरियल किलर है। खून से सनी हुई चाबी उसकी अवज्ञा का अमिट प्रमाण बन जाती है। जब नीली दाढ़ी लौटता है और खून से सनी चाबी देखता है, तो वह बिना किसी झिझक के अपनी पत्नी को बताता है कि अब उसका भी वही हश्र होगा। उसे उसके भाई बिल्कुल आखिरी पल में बचाते हैं, जो महल में घुस जाते हैं और उस उन्मादी को मार डालते हैं। कहानी का नैतिक संदेश ऊपरी तौर पर स्त्री जिज्ञासा के दुष्परिणामों के बारे में है, लेकिन वास्तव में यह एक भयानक चेतावनी है कि धन और शक्ति के मुखौटे के पीछे एक राक्षसी खतरा छिपा हो सकता है और किसी अजनबी से शादी एक जानलेवा जाल साबित हो सकती है। यह घरेलू हिंसा और अत्याचार की कहानी है जिसे चरम आतंक तक पहुंचाया गया है। 3 छोटे सुअर। बचपन से हम सबने यह कहानी एक सरल और सीधी सी सीख के तौर पर सुनी है। मेहनती और समझदार बनो, ठीक तीसरे सुअर की तरह, और फिर कोई भेड़िया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पुआल और लकड़ी के घर आलस्य का प्रतीक है, जबकि पत्थर का घर परिश्रम और समझदारी का। लेकिन इस सरल से पाठ के पीछे
एक कहीं ज्यादा कठोर और व्यावहारिक सच्चाई छिपी है। असल में यह कहानी छोटे रूप में सामाजिक डार्विनवाद का एक मॉडल है। बचने वाला सिर्फ मेहनती नहीं होता, बल्कि सबसे तैयार और संसाधन वाला होता है। पत्थर का घर बनाना पुआल या लकड़ी के घर से कहीं ज्यादा महंगा और समय लेने वाला काम है। यानी तीसरा सुअर या तो सबसे चालाक था, या फिर शुरुआत से ही सबसे ज्यादा धनी। और उसके भाइयों का क्या हुआ? आधुनिक कहानियों में बाकी दोनों सुअर भागकर तीसरे के पत्थर के घर में छिप जाते हैं। लेकिन असली अंग्रेजी लोक कथा में सच्चाई कहीं ज्यादा क्रूर और भयावह है। भेड़िया पुआल का घर उड़ा देता है और पहले सुअर को खा जाता है। फिर वह लकड़ी का घर तोड़ता है और दूसरे को भी निगल लेता है। बचने का कोई रास्ता नहीं। और अंत में तीसरा सुअर सिर्फ भेड़िए से छिपता नहीं। जब भेड़िया चिमनी से घर में घुसने की कोशिश करता है, तो सुअर आग पर खौलते पानी का एक बड़ा बर्तन रख देता है। भेड़िया सीधा उसी में गिर जाता है और होशियार सुअर तुरंत ढक्कन लगाकर उसे उबाल देता है और रात के खाने में खा जाता है। यह कहानी भाईचारे की मदद की नहीं, बल्कि सबसे मजबूत के निर्दयी अस्तित्व की है, जो न सिर्फ खुद को बचाता है, बल्कि अपने दुश्मन के अवशेषों पर सचमुच दावत उड़ाता है। रापुंजेल, अपने बेहिसाब लंबे बालों वाली एक लड़की, जो एक ऊंची दरवाजा रहित मीनार में कैद थी। यह प्यार की एक ऐसी कहानी है जो हर बाधा को पार कर जाती है, पर असल में यह अति संरक्षण और अभिभावकीय नियंत्रण के विनाशकारी परिणामों का एक बेहद सटीक रूपक है। जादूगरनी मां गौथेल सिर्फ एक खलनायिका नहीं है, वह एक विषैले अभिभावक का प्रतीक है, जो सुरक्षा और प्रेम के बहाने अपने बच्चे को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर देता है। वह दरवाजा रहित मीनार पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है, देखभाल के नाम पर बनी एक जेल। गोथेल रापुंजेल को विश्वास दिलाती है कि बाहरी दुनिया खतरनाक और क्रूर है, और सिर्फ वही उसे सुरक्षित रख सकती है। यह एक शास्त्रीय हेरफेर है, जिसका मकसद बच्चे को हमेशा के लिए अपने पास रखना है। राजकुमार का आगमन रापुंजेल का अलग होने और अपना खुद का जीवन बनाने का पहला प्रयास है। और प्यार करने वाली मां की प्रतिक्रिया क्या थी? भयंकर क्रोध। वह अपनी बेटी को जाने नहीं देती। वह उसके खूबसूरत बाल काट देती है, जो उसके स्त्रीत्व और बाहरी दुनिया से उसके जुड़ाव का प्रतीक थे, और उसे रेगिस्तान में भगा देती है, जहां उसे गरीबी में भटकना पड़ता है। राजकुमार को भी वह अंधा कर देती है। यह इस बात की कहानी है कि कैसे दम घोटने वाला अभिभावकीय प्रेम, जो बच्चे को अपना खुद का जीवन जीने का अधिकार नहीं देता, अंततः त्रासदी की ओर ले जाता है। ये परिकथा दिखाती है कि बच्चे को दुनिया के सभी खतरों से बचाने की कोशिश उसे एक मीनार में बंद करके यह देखभाल नहीं, बल्कि स्वार्थ है, जो बच्चे और उसके भविष्य दोनों को अपंग कर देता है। बदसूरत बत्तख का बच्चा। एंडरसन की कहानियों में से यह सबसे मार्मिक और उम्मीद जगाने वाली कहानियों में से एक है। ये हमें सिखाती है कि अगर आप दूसरों से अलग हैं, तो निराश न हो, क्योंकि एक दिन आपको अपना झुंड मिल जाएगा और आप खिल उठेंगे। लेकिन इस सकारात्मक विचार के पीछे एक काफी कठोर और यहां तक कि कुलीन अर्थ भी छिपा है। चलिए सोचते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। बतख का बच्चा इसलिए नहीं सताया जाता कि वह बुरा है, बल्कि इसलिए कि वह गलत परिवार में पैदा हुआ। वह दरअसल एक हंस है, जो बतखों के बीच फंसा हुआ है। उसके सारे अपमान और कष्ट उसके प्रयासों, कड़ी मेहनत या दयालुता के कारण खत्म नहीं होते। वे बस इसलिए समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वह आखिरकार अपनों से मिलता है, ठीक वैसे ही खूबसूरत हंसों से। ये कहानी ये नहीं बताती कि एक बदसूरत बतख खूबसूरत बतख बन सकती है। यह तो कहती है कि यदि आप हंस पैदा हुए हैं, तो आप जन्म से ही सुंदर हैं, भले ही कुछ समय के लिए गंदगी में फंसे हों। और यदि आप बतख पैदा हुए हैं, तो आप बतख ही रहेंगे। इस मायने में यह कहानी जन्मजात कुलीनता और वर्ग असमानता की धारणा को दर्शाती है। आपका महत्व आपकी उत्पत्ति से पहले से ही तय होता है। शाही खून हमेशा अपना रंग दिखाता है। यह सामाजिक गतिशीलता की कहानी नहीं है, जहां कोई भी अपनी मेहनत से सफल हो सकता है। ये उस बात की कहानी है
कि जन्म से समान लोगों के बीच अपनी सही जगह ढूंढना कितना अहम है। इससे निकलने वाली नैतिकता काफी स्नोबी लगती है। सच्ची खुशी और पहचान केवल अपने ही रक्त के दायरे में ही मुमकिन है। द प्रिंसेस एंड द पी, मटर के दाने वाली राजकुमारी। पहली नजर में ये एक छोटी और मजेदार कहानी लगती है। राजकुमार एक सच्ची राजकुमारी की तलाश में है और उसकी मां एक अनोखी परीक्षा लेती है। वह 20 गद्दों और 20 नरम बिस्तरों के नीचे एक छोटा सा मटर का दाना रख देती है। जो लड़की इस दाने को महसूस कर पाती है वही असली राजकुमारी कहलाती है। हम आमतौर पर यह मानते हैं कि यह कहानी असाधारण संवेदनशीलता और नजाकत के बारे में है, लेकिन हकीकत में यह अभिजात वर्ग और उनके घमंड पर एक तीखा व्यंग्य है। एंडरसन, जो खुद एक साधारण परिवार से थे, अक्सर अपनी कहानियों में उच्च समाज का मजाक उड़ाया करते थे। जरा सोचिए, यह कैसी खूबी है कि 40 गद्दों की परतों के नीचे रखे मटर के दाने को भी महसूस कर लेना। यह संवेदनशीलता नहीं, बल्कि सरासर बेतुकी बात है। यह लाड प्यार और नाजुकता की पराकाष्ठा है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे कुलीन वर्ग खुद को आम लोगों से अलग दिखाने के लिए शाही होने के बिल्कुल बेतुके और बेमानी मापदंड गढ़ता है। असली राजकुमारी का निर्धारण बुद्धिमत्ता, दयालुता या स्वभाव से नहीं, बल्कि एक नगण्य चीज से होने वाली हल्की सी परेशानी को महसूस करने की क्षमता से होता है। यह उन अभिजात वर्ग पर एक गहरा व्यंग्य है जो वास्तविक जीवन से इतने कटे हुए हैं कि उन्हें छोटी सी असुविधा भी एक बड़ी त्रासदी लगती है। कहानी का अंत, जहां उस मटर के दाने को एक महान अजूबे के रूप में संग्रहालय में रखा जाता है, इस विडंबना को और भी स्पष्ट कर देता है। पूरा शाही दरबार खुद राजकुमारी की नहीं, बल्कि उसके शाही खून के इस बेतुके सबूत की प्रशंसा करता है। यह नजाकत का गुणगान नहीं, बल्कि अभिजात्य वर्ग और अपनी खासियत साबित करने के उनके मूर्खतापूर्ण तरीकों पर एक कड़वी हंसी है। और अंत में बात करते हैं कोल्हो बॉक की। एक गोल मटोल और चंचल किरदार जो अपने दादा और दादी से भाग निकला और अपनी जोशीली धुन गाता फिरता था। बचपन में ये कहानी हमें चतुराई और अपनी बड़ाई करने के बारे में लगती है, लेकिन अगर इसे जीवन चक्र के नजरिए से देखा जाए तो यह किशोरावस्था के विद्रोह और उसके अंजामों के बारे में सबसे दुखद और शिक्षाप्रद कहानियों में से एक है। कोल्होबोक दरअसल एक ऐसा बच्चा है जो अभी अभी पका है, यानी दुनिया में आया है। दादा और दादी उसके माता पिता हैं। वह खिड़की पर लेटा ठंडा हो रहा है, जिसका मतलब है कि वह निगरानी में है। लेकिन एक समय आता है जब वह फैसला करता है कि अब वह बड़ा और आत्मनिर्भर हो गया है। वह लुढ़क जाता है, यानी घर से भाग जाता है। उसकी यह यात्रा एक ऐसे किशोर की सामान्य राह है जो खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता है। वह खरगोश, भेड़िए और भालू से मिलता है। ये समाज के अलग अलग खतरों के प्रतीक हैं। वह आसानी से उनसे बच निकलता है और हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। उसका गाना, मैं दादा से भागा, मैं दादी से भागा, यह युवावस्था के अति आत्मविश्वास और बड़ों के प्रति अनादर का प्रतीक है। उसे लगता है कि वह अजेय है और फिर उसकी मुलाकात लोमड़ी से होती है। लोमड़ी सिर्फ एक और जानवर नहीं है, यह चालाकी, चापलूसी और धोखे का प्रतीक है, जिससे सिर्फ उद्दंडता से नहीं निपटा जा सकता। वह उसे बल से नहीं धमकाती, वह उसकी तारीफ करती है, उसके घमंड पर खेलती है। मेरे नाक की नोक पर बैठो, एक बार और गाओ। और अति आत्मविश्वासी कोल्होबोक जाल में फंस जाता है। लोमड़ी उसे खा जाती है। कहानी यहीं खत्म। यह एक क्रूर लेकिन बेहद यथार्थवादी अंत है। घर से भागना और अपनी अजेयता में अत्यधिक विश्वास अक्सर दुखद रूप से समाप्त होता है जब आपका सामना असली धूर्त दुनिया से होता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाले पल उन बारीक डिटेल्स में छिपे हैं जिन्हें समय के साथ मिटा दिया गया। उदाहरण के लिए, हमारी जानी पहचानी स्लीपिंग ब्यूटी को ही लीजिए। इतालवी कथाकार सियाम्बतिस्ता बेसिल के उस मूल संस्करण में, जिस पर हमारी प्रचलित कहानी आधारित है, सोती हुई राजकुमारी को एक राजा मिलता है, लेकिन वह उसे चूमता नहीं है। वह उसके साथ ज्यादती करता है और फिर चला जाता है, और वह अभी भी नींद में होते हुए
जुड़वां बच्चों को जन्म देती है। वह किसी चुंबन से नहीं जागती, बल्कि इसीलिए जागती है क्योंकि उसके जुड़वां बच्चों में से एक अपनी मां का दूध ढूंढते हुए उसकी उंगली से चरखे की फांस चूस लेता है। जरा कल्पना कीजिए, सालों बाद जागना और अपने पास दो बच्चों को पाना, बिना यह जाने कि वे कहां से आए। यह तो एक जबरदस्त मोड़ है ना? या हैंसल और ग्रेटेल की कहानी को ही लीजिए। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कल्पना लगती है, लेकिन इसका एक वास्तविक ऐतिहासिक आधार है। यूरोप का 1315-1317 का महान अकाल, वह भयानक आपदाओं का द्वार था, जब नरभक्षण, कैनिबलिज्म और बच्चों को छोड़ देना कल्पना नहीं, बल्कि जीवित रहने की कोशिश कर रहे कई परिवारों के लिए एक भयावह सच्चाई थी। चुड़ैल का जिंजर ब्रेड घर सिर्फ एक कल्पना नहीं था, बल्कि झूठी उम्मीद और हताश लोगों के लिए एक अंतिम जानलेवा जाल का रूपक था। और एंडरसन की लिटिल मरमेड की त्रासदी, हमें डिज्नी के सुखद अंत की आदत हो गई है, लेकिन मूल कहानी में उसकी कथा बिना किसी इनाम के आत्म बलिदान का एक गान है। वह हर कदम पर असहनीय दर्द सहती है। उसका राजकुमार उसे केवल एक प्यारी जंगली समझता है और एक इंसानी राजकुमारी से शादी कर लेता है। उसे एक विकल्प दिया जाता है, राजकुमार को मारकर खुद को बचाना या खुद मर जाना। वह दूसरा विकल्प चुनती है और समुद्र की झाग में बिखर जाती है। न कोई शादी, न कोई खुशी खुशी, हमेशा के लिए वाला अंत, केवल दर्द, खोना और एक शांत दुखद मौत। तो इसका क्या मतलब है?